मैं हर्षमती सिंकू, सहायक प्राध्यापिका हिंदी विभाग, JN कॉलेज धुर्वा, रांची। आज मैं सेमेस्टर 6 के DSC 3 में शामिल लोक साहित्य विषय पर बात करना चाहती हूँ। लोक साहित्य क्या है, उसकी परिभाषा किन विद्वानों द्वारा दी गई है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। साहित्य के क्षेत्र में दो शब्द प्रचलित हैं, शिष्ट साहित्य तथा लोक साहित्य। लोक साहित्य लोक वार्ता का एक महत्वपूर्ण अंग है तथा लोकगीत, लोक कथाएं, लोक गाथाएं, कथा गीत, धर्म गाथाएं, लोक नाट्य, नौटंकी, रासलीला आदि लोक साहित्य से संबद्ध विषय हैं। शिष्ट साहित्य अथवा परिनिष्ठित साहित्य निश्चित रूप से लिखित साहित्य होता है, जबकि लोक साहित्य अलिखित एवं लिखित दोनों रूपों में उपलब्ध होता है। वैसे तो लोक साहित्य सामान्यतः मौखिक ही रहा है तथा वह मौखिक परंपरा द्वारा ही अनवरत चलता रहता है, परंतु अब शिक्षा एवं छपाई के प्रचार प्रसार के कारण लोक साहित्य के रूप में बहुत कुछ परिवर्तन हो गया है। लोक साहित्य का जन्म किस प्रकार हुआ, इस पर हम थोड़ी चर्चा करेंगे। साहित्य शब्द के पूर्व लोक अभिधान लगाने के बाद उसका अर्थ होगा लोक का साहित्य। लोक का अर्थ जनता जनार्दन द्वारा लिया जाता है, इसलिए लोक साहित्य का बोध ऐसे साहित्य से होता है जिसकी रचना जनता जनार्दन द्वारा की जाती हो। एक विशिष्ट व्यक्ति की रचना न होने का तात्पर्य यही हो सकता है कि जिस साहित्य की रचना एक जन समूह द्वारा की जाती हो उसे ही लोक साहित्य कहा जाना चाहिए। जन समूह की जो भावनाएं हर्ष, विषाद, भय, प्रेम, शोक आदि होती हैं, उनकी सामूहिक अभिव्यक्ति गीत, कथा आदि के रूप में हुई होंगी। किसी एक ने एक पंक्ति की मौखिक रचना की होगी तो दूसरे ने उसमें एक और पंक्ति जोड़ दी, तीसरे ने तीसरी पंक्ति रचकर गीत को आगे बढ़ा दिया होगा। इसी प्रकार परवर्ती पीढ़ियों ने भी इस गीत में संशोधन परिवर्तन किए होंगे और इस प्रकार अनेक लोगों के रचना सहयोग से जो साहित्य प्रकाश में आया वही लोक साहित्य की श्रेणी में आ गया। यही कारण है कि लोक साहित्य की विशेषताओं के रूप में इन बिंदुओं का उल्लेख किया जाता है। लोक साहित्य की रचना का रचनाकार ज्ञात नहीं होता। लोक साहित्य मौखिक परंपरा द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित होता चला जाता है। इस साहित्य का रचना अनेक रचनाकारों के योगदान द्वारा अस्तित्व में आती है, अर्थात लोक साहित्य लोक मानस द्वारा रचित होता है। लोक के द्वारा लोक के लिए लोक का साहित्य ही लोक साहित्य कहलाता है। यह साहित्य सहज, सरल, अकृत्रिम होता है, वह स्वतः स्फूर्त होता है। इस साहित्य का कोई शास्त्र नहीं होता, अर्थात उसकी रचना के मानदंड पूर्व निर्धारित नहीं होते हैं। लोक साहित्य शास्त्रों के नियमों बंधनों को स्वीकार नहीं करता है, अर्थात इस साहित्य पर किसी प्रकार के नियम या सिद्धांत प्रभावी नहीं होते हैं। लोक गीतों की रचना के भी छंद, अलंकार आदि संबंधी कोई नियम नहीं होते हैं। लोक साहित्य में आदिम सभ्यता, अर्ध सभ्य या असभ्य लोगों या समाजों की भावनाओं, उनके असभ्य जीवन, रहन सहन आदि का प्रभाव आवश्यक होता है। लोक साहित्य निश्चय ही किसी जनपदीय बोली के माध्यम से व्यक्त होता है। अब हम लोक साहित्य और परिनिष्ठित साहित्य पर भी थोड़ी चर्चा करेंगे। लोक साहित्य का संबंध किसी जनपद के आदिम जीवन से होता है। ऐसा अनुमान है कि युगों पूर्व आदिम युग में लोक साहित्य की रचना की गई होंगी, इसीलिए उसका रचना काल और रचनाकार भी ज्ञात नहीं होता है। आधुनिक युग और आदिम युग की परिस्थितियों में भारी अंतर है। इस कारण आदिम युग के साहित्य में सहजता, सहज स्फूर्तता और नियम सिद्धांतों से रहित स्थितियां रही होंगी। इस संबंध में डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय ने अपना मत इस प्रकार व्यक्त किए हैं। एक समय था जब संसार के समस्त देशों में मनुष्य प्रकृति देवी का उपासक था तथा प्राकृतिक जीवन व्यतीत करता था। उस समय उसका आचार, विचार, रहन सहन सरल तथा स्वाभाविक था। यह आडंबर तथा कृत्रिमता से कोसों दूर रहता था। वह स्वाभाविकता की गोद में पला हुआ जीव था। उसके समस्त क्रियाकलाप, उठना बैठना, हंसना बोलना स्वाभाविकता में आगे रहते थे। चित्त के आह्लाद के लिए, मन के अनुरंजन के लिए साहित्य की रचना उस समय भी होती थी और आज भी होती है, परंतु दोनों युगों के साहित्य में जमीन आसमान का अंतर है। आज का साहित्य अनेक रूढ़ियों, वादों से जकड़ा हुआ है। कविता पिंगल शास्त्र की नपी तुली नालियों से प्रभावित होती है। अलंकार के भार से वह बोझिल है। कथाओं में अनेक प्रकार के शिल्प विधान को ध्यान में रखना पड़ता है तथा नाटकों की रचना में अनेक नाटकीय
नियमों का पालन करना पड़ता है। परंतु जिस युग की हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं, उस युग के साहित्य का प्रधान गुण था स्वाभाविकता, स्वच्छंदता तथा सरलता। वह साहित्य उतना ही स्वाभाविक था जितना जंगल में खिलने वाला फूल, उतना ही स्वच्छंद था जितना आकाश में विचरने वाली चिड़िया, उतना ही सरल तथा पवित्र था जितना गंगा की निर्मल धारा। उस समय के साहित्य का जो अंश आज अवशिष्ट तथा सुरक्षित रह गया है, वही हमें लोक साहित्य के रूप में उपलब्ध होता है। लोक साहित्य की परिभाषा। लोक साहित्य की इन विशेषताओं के आधार पर कोई ऐसी पूर्ण तथा सर्वमान्य परिभाषा विद्वानों द्वारा आज तक नहीं दी जा सकी है जिसके आधार पर लोक साहित्य की कोई पहचान स्थापित की जा सके। फिर भी अनेक विद्वानों ने लोक साहित्य की परिभाषा अपने अपने दृष्टिकोणों से देने का प्रयास तो किया ही है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के शब्दों में ऐसा मान लिया जा सकता है, जो चीज़ें लोक चित्त से सीधे उत्पन्न होकर सर्वसाधारण को आंदोलित, चालित और प्रभावित करती हैं, वही लोक साहित्य, लोक शिल्प, लोक नाट्य, लोक कथानक आदि नामों से पुकारी जा सकती है। डॉक्टर सत्येंद्र के अनुसार लोक साहित्य के अंतर्गत वह समस्त बोली या भाषागत अभिव्यक्ति आती है जिसमें आदिम मानस के अवशेष उपलब्ध हों। परंपरागत मौखिक क्रम से उपलब्ध बोली या भाषागत अभिव्यक्ति हो जिसे किसी की कृति न कहा जा सके, जिसे श्रुति ही माना जाता हो और लोक मानस की प्रवृत्ति में समाई हुई हो। वह कृतित्व हो किंतु वह लोक मानस के सामान्य तत्वों से ऐसे युक्त हों कि उसके किसी व्यक्तित्व के साथ संबंध रहते हुए भी लोग उसे अपने ही व्यक्तित्व की कृति स्वीकार करें। डॉक्टर रविंद्र भ्रमर के अनुसार लोक साहित्य लोक मानस की सहज और स्वाभाविक अभिव्यक्ति है। यह बहुधा अलिखित ही रहता है और अपनी मौखिक परंपरा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आगे बढ़ाता रहता है। इस साहित्य के रचयिता का नाम प्रायः अज्ञात रहता है। लोक का प्राणी जो कुछ कहता सुनता है उसे समूह की वाणी बनाकर और समूह में घुल मिलकर ही कहता है। संभवतः लोक साहित्य लोक संस्कृति का वास्तविक प्रतिबिंब भी होता है। अभिजात, परिष्कृत या लिखित साहित्य के प्रतिकूल लोक साहित्य परिमार्जित भाषा, शास्त्रीय रचना पद्धति और व्याकरणिक नियमों से मुक्त रहता है। लोक भाषा के माध्यम से लोक चिंता की अकृत्रिम अभिव्यक्ति लोक साहित्य की सबसे बड़ी विशेषता है। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के मत में वास्तव में लोक साहित्य वह मौखिक अभिव्यक्ति है जो भले ही किसी व्यक्ति ने गढ़ी हो, पर आज जिसे सामान्य लोक समूह अपना मानता है। इसी प्रकार डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय के अनुसार सभ्यता के प्रभाव से दूर रहने वाली, अपनी सहजावस्था में वर्तमान जो निरक्षर जनता है, उसकी आशा, निराशा, हर्ष, विषाद, जीवन मरण, लाभ हानि, सुख दुख आदि की अभिव्यंजना जिस साहित्य में प्राप्त होती है उसे लोक साहित्य कहते हैं। इस प्रकार लोक साहित्य जनता का वह साहित्य है जो जनता द्वारा जनता के लिए लिखा गया हो। उपर्युक्त सभी विद्वानों की परिभाषाओं में प्रायः सभी ने एक तथ्य का अवश्य उल्लेख किया है कि इसके रचयिता का पता नहीं होता। कभी कभी इस तथ्य का इस रूप में भी उल्लेख किया गया है कि यह लोक साहित्य लोक मानस की कृति होती है। इस संबंध में एक प्रश्न अनायास ही उपस्थित होता है कि क्या लोक साहित्य के अंतर्गत सम्मिलित होने वाली सभी रचनाएं एक व्यक्ति द्वारा रचित नहीं होती? क्या लोक ही उनका रचयिता होता है? इस संबंध में लोक साहित्य की रचना प्रक्रिया पर स्पष्ट रूप से विचार किया जाना चाहिए। वास्तविकता यह है कि लोक साहित्य के अंतर्गत आने वाली रचनाएं व्यक्ति विशेष द्वारा रची गई होती हैं, किंतु उन पर लोक की ऐसी खराद लगती है कि मूल रचना का कभी कभी तो स्वरूप ही बदल जाता है। ऐसे विभिन्न परिवर्तनों की प्रक्रिया से होकर आने वाली रचनाएं वास्तव में एक व्यक्ति की पृथक या स्वतंत्र रचना नहीं होती, वरन ऐसी रचनाओं को लोक की रचना या लोक मानस की कृति के नाम से पुकारा जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि लोक साहित्य की इन परिभाषाओं के आधार पर
एक सामान्य परिभाषा इस प्रकार प्रस्तुत की जा सकती है। लोक साहित्य वह रचना अथवा अभिव्यक्ति है जिसका रचनाकार ज्ञात नहीं होता है, जो मौखिक परंपरा से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक निरंतर चलती जाती है, जो किसी जनपद के लोक जीवन और लोक संस्कृति की अभिव्यक्ति जनपदीय बोली के माध्यम से करती है, जिसे किसी शास्त्रीय सिद्धांतों का बंधन स्वीकार्य नहीं होता और जो सहज स्वतः स्फूर्त जनमानस की अनुभूतियों को व्यक्त करती हैं। इसी अर्थ में किसी भाषा के शिष्ट या परिनिष्ठित साहित्य से वह भिन्न होती है। धन्यवाद।